नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गौतम आज आपके सामने वैदिक काल की न्याय व्यवस्था लेके आए हैं। तो आइए वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था का वर्णन स्टार्ट करते हैं। तो आइए वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था निखिल गौतम के द्वारा। वैदिक काल में यानी मानव समाज के प्रारंभिक काल में सुव्यवस्थित शासन का अभाव था। ऐसी परिस्थिति में शक्ति का ही राज्य था, न्याय करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने संगठित होकर रहना प्रारंभ किया, सामाजिक जीवन की नींव पड़ी, उसे एक सशक्त शासन पद्धति की आवश्यकता हुई। शासन का आरंभ कुटुंब से होता है। जैसे हम आज भी अगर देखें तो कुटुंब में जो सबसे अधिक बलवान, बुद्धिमान और अनुभवी होता है, उसके हाथ में कुटुंब के संचालन का भार होता है। उसी प्रकार अगर हम अपने ग्रंथों में उदाहरण लें तो महाभारत में बड़े भाई का गौरव स्थापित करते हुए अर्जुन ने कहा है कि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। उसी प्रकार पारिवारिक शासन के पश्चात ग्राम शासन की व्यवस्था चली, जिसके अनुसार किसी भी मनुष्य की रक्षा के लिए उसके गांव के सभी लोग उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार धीरे धीरे शासन व्यवस्था का विकास हुआ। शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए कानून की आवश्यकता हुई थी। तत्कालीन व्यवस्था का अध्ययन हम निम्न आधार पर करते हैं, या निम्न पॉइंटों के या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे बाबा होते हैं, उसी सबसे बड़ा परिवार में मुखिया वही होते हैं। उसी प्रकार से उस टाइम पे अगर देखा जाए तो राजा पूरे कुटुंब का मुखिया होता था। राजा यानी वैदिक काल में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा के अधीन कई गांव होते थे जिनको जन कहा जाता था। वह प्रजा का रक्षक और शासक होता था। राजा का नियंत्रण प्रजा को मान्य होता था। कानून व्यवस्था का पालन करवाना, प्रजा को सुखी बनाना उसका कर्तव्य था। आवश्यक के समय वह प्रजा को सुखी रखने का वचन भी देता था और प्रतिज्ञा करता था कि यदि मैं प्रजा को सताऊं तो मेरे जीवन भर के जितने ही मैंने कार्य या जो भी अच्छे कार्य किए हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। उसी प्रकार से जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो परिवार में मुखिया हमारे बाबा हैं, तो बाबा के बाद फिर पिता होते हैं। उसी प्रकार से उस टाइम पर राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद और प्रजा की सभा भी हुआ करती थी। तो वैदिक काल में ही राजाओं को कानून व्यवस्था की सलाह देने वाले पुरोहितों और प्रजा की सभाओं का उल्लेख मिलता है। संभवतः ये सभाएं प्रजा के शासन प्रबंध के लिए सभाओं राजाओं को न्याय के विषय में महत्वपूर्ण मत देती थीं। जैसे सभाओं के साथ साथ हमें समितियों के भी उल्लेख मिलते हैं। तत्कालीन समय में शासन के क्षेत्र में ये दोनों महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। इनके महत्व का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इनकी तुलना ब्रह्मा की बेटियों से भी की गई थी। ये संस्थाएं राजा की प्रमुख परामर्शदायी संस्थाएं थीं, किंतु इनकी स्थिति को लेकर विद्वानों ने विवाद है। ज्यों ज्यों राज्य बड़े होते चले गए, राजा के अधीन कई सामंत आने लगे। फलतः राजकीय व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मंत्रियों की आवश्यकता हुई, जो शासन प्रबंध तथा कानून व्यवस्था के संबंध में विचार करने लगे। फिर आगे चल के कुछ पदाधिकारी गण भी आए। पदाधिकारी होते थे वो कानून व्यवस्था में राजा की सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। इनमें सेनापति तथा पुरोहित उल्लेखनीय हैं। प्रथम जो पदाधिकारी होते थे उनमें सैनिक तथा द्वितीय के राजनीतिक और धार्मिक होते थे। ऋग्वैदिक पुरोहित से ही बाद में राज्य मंत्री पद का विकास हुआ। अन्य पदाधिकारियों में ग्रामणी, स्पष्ट तथा दूत का उल्लेखनीय स्थान है। पूर्व के कार्य सैनिक होते थे तथा स्पष्ट अर्थात गुप्तचर हुआ करते थे। फिर आगे चल के इस प्रकार से पूरी एक न्याय की भूमिका तैयार होती थी, जिसमें राजा, मंत्री परिषद और प्रजा और पदाधिकारीगण होते थे। जब कोई उस टाइम पर मुद्दा आता था राजा की परिषद में, तो न्याय व्यवस्था कैसे हुआ करता था, तो आइए उस पर भी एक संक्षिप्त वर्णन करते हैं। वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था। राजा देश की संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु था। वह देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेनापति तथा न्यायाधीश हुआ करता था। यद्यपि वैदिक कालीन कानून व्यवस्था की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है, फिर भी अनुमान होता है कि राजा सभा समिति तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय किया करता था। ऋग्वेद में पशुधन की चोरी और जुए में बेईमानी के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इनके अतिरिक्त धन के लेन देन को लेकर भी झगड़े होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन अपराध समझा जाता था। यथा बहन भाई का विवाह राज्य की दृष्टि में दंडनीय अपराध था। इन समस्त प्रकार के अपराधियों को राजा की ओर से दंड दिए जाते थे, तथापि अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही उपयुक्त माना जाता था। वैदिक काल में विश्वासघात या राजद्रोह के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे। आगे चलकर धीरे धीरे राजा के हाथ में पूरी तरह कानून व्यवस्था आ गई और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इस काल में अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा आदि उपायों से अपराधों को
दृढ़ अपराधों को या अपराधियों को दंड दिया जाने लगा था। इस उपनिषद के अनुसार वध, चोरी, मद्यपान यानी शराब आदि घोर अपराध माने जाते थे। गौतम सूत्र से ज्ञात होता है कि राजा स्वयं न्याय की व्यवस्था करता था। प्रायः न्याय के नियम शास्त्रीय विधानों से नियत किए जाते थे, किंतु देशिक या स्थानीय, जातीय और वंश परंपरागत नियम आदि यदि शास्त्र की दृष्टि से प्रतिकूल नहीं पड़ते थे तो वे भी न्यायालयों में माने जाते थे। किसान, व्यापारी, पशुपालक, ऋणदाता और शिल्पी भी अपनी अपनी वर्गों के लिए न्याय के नियम बना सकते थे। इनके अभियोगों का न्याय करते समय राजा वर्ग के प्रतिनिधि की संपत्ति लेकर अपना मत निश्चित करता था। गौतम के अनुसार गौतम के समय में न्याय के क्षेत्र में गांव स्वतंत्र प्रतीत होते थे और गांव की जनता को अपने अभियोगों बाद से निपटारे के लिए बहुत कम अवसरों पर राजकीय न्यायालयों में शरण लेनी पड़ती थी। न्यायालयों में साक्षी भी होते थे, जो साक्ष्यों की प्रामाणिकता निश्चित करने के लिए नियम बने हुए थे। ऐसे ही एक ग्रंथ आता है जिसमें हमारे एक बौद्धायन हुए थे। बौद्धायन एक उस टाइम के एक लेखक थे जिनके अनुसार जिन्होंने वैदिककालीन न्याय व्यवस्था में अपनी ये 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। उनके अनुसार न्याय के नियमों के लिए वेद, स्मृति और शिष्ट पुरुषों के वचन आदर्श माने जाते थे। यदि इन आधारों से किसी अभियोगों का निपटारा करने के लिए नियम नहीं मिलते थे तो 10 पुरुषों की एक बैठक बैठाई जाती थी जिसमें विभिन्न शास्त्रों के आचार्य सम्मिलित होते थे। यदि ऐसी सभा नहीं बन पाती थी तो 3, 5 या केवल एक निर्दोष विद्वान पुरुष को उस अभियोग के लिए व्यवस्था देने का अधिकार दिया जाता था। उपरोक्त प्रणाली से ज्ञात होता है कि इस समय न्याय की व्यवस्था के लिए कानूनों का निर्माण होने लगा था। महाभारत काल में राजा प्रतिदिन न्याय सभा में बैठकर अभियोगों की सुनवाई करता था और न्याय सभा में 4 विद्वान गृहस्थ और सचरित्र ब्राह्मण, 8 वीर क्षत्रिय, 21 धनी वैश्य, 3 विनयी यानी बनिए और पवित्र शूद्र, इनके अतिरिक्त 8 मंत्री भी राजा की सहायता करते थे। महाभारत काल में एक भीष्म पितामह भी थे जिन्होंने युधिष्ठिर को न्याय करने की शिक्षा देते हुए कहा है कि कभी रिश्वत लेकर अनुचित न्याय ना करो, नहीं तो प्रजा तुम्हें छोड़ देगी। राजा को दीन दुखियों का पक्ष लेना चाहिए, इनके विरोधी धनी व्यक्तियों का नहीं। अपराधियों के अनुकूल दंड देना भी चाहिए। मनमानिक दंड देकर प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराधी के बदले किसी अन्य को दंड ना मिले। महाभारत के अनुसार राजाओं को 37 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। किसी भी मंत्री की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ष इसलिए रखी थी क्योंकि उस टाइम पे गए व्यक्ति जब 50 वर्ष की उम्र पर आता है तो उसे अच्छी सूझबूझ हो जाती है और वह काफ़ी समय अपना समाज में व्यतीत कर लेता है, इसलिए उसे न्याय का एक आकलन लग जाता है और उसे न्याय करने में बहुत सक्षम व्यक्ति बन जाता है। इसलिए उस टाइम पे 50 वर्ष उम्र रखी गई थी। जो मंत्रिमंडल, जिससे कि मंत्रिमंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, विनयशील, समदर्शी, व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। इनमें से 8 मंत्रियों को चुनकर गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। महाभारत काल में बहुत कम अभियोग राजाओं के सामने तक आ पाते थे। प्रायः लोग आपस में ही न्याय कर लेते थे और न्याय सभा के सदस्यों को अभियोग संबंधी वास्तविकता ज्ञान रहता था। चोरी को बड़ा अपराध माना जाता था। इस अपराध में मृत्युदंड या दाहिना हाथ काट भी दिया जाता था। जैसे आज यूएई वर्तमान में देखा जाए तो दुबई में आखिरी चोरी 2007 में हुई थी और उसके बाद कभी चोरी देखी नहीं गई। क्योंकि उसका कारण ये रहा क्योंकि वहाँ पे जो दंड है चोरी के लिए वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे हाथ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार वैदिक काल में भी चोरी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और इसके लिए अपराधी के मृत्युदंड या दाहिना हाथ काट दिया जाता था। कभी कभी अपराधी स्वयं राजा के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेते थे और उचित दंड के लिए प्रार्थना करते थे। तो न्याय सभा के लोग आपस में तर्क करके अभियोग की परीक्षा कर लेते थे। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जो न्याय व्यवस्था थी वह बहुत अच्छी भी थी और कठोर भी थी, और कठोर होने के कारण वह अच्छी तरह से चल पाई और व्यवस्थित तौर पर वहाँ के लोग सक्षम बने, शिक्षित हुए और चोरी ऐसे अपराधों को बड़ा मानते हुए अपराधियों को दंड भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको वैदिक काल की जो न्याय व्यवस्था है वो समझाई है, ये एक संक्षेप में न्याय व्यवस्था है और वास्तव में उस टाइम की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी और विश्वसनीय रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।